साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल एप्स्टीन फाइल काफ़ी चर्चा में है और लोगों को लग रहा है कि इसके बाद बड़े बड़े नेताओं के खुलासे हो जाएंगे, कईयों की गद्दी छिन जाएगी और न जाने कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एप्स्टीन फाइल है क्या। एप्स्टीन फाइल मतलब एक व्यक्ति था जेफरी एप्स्टीन नाम का, उसने कुछ बड़े बड़े लोगों के काले कारनामों का काला चिट्ठा बनाया हुआ था, जिसमें फोटोग्राफ शामिल थी, कुछ ऑडियो शामिल थे और न जाने क्या क्या चीज़ें शामिल थी। एप्स्टीन तो मर गया है, लेकिन अब वो जो काले कारनामों का काला चिट्ठा था उसको रिलीज किया जा रहा है धीरे धीरे। और इसका जो पहला चरण है 19 दिसंबर को रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, उनकी कुछ फोटोग्राफ सामने आई हैं, जिसके बाद उनकी इज्जत थोड़ी सी घट गई है लोगों की नज़रों में। लेकिन चर्चा अभी इस बात पर नहीं हो रही है कि ये एप्स्टीन कौन था। हर कोई ये जिक्र कर रहा है कि इस फाइल्स में देखो ऐसी फोटो आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी फोटो है, बिल गेट्स की ऐसी फोटो है। ठीक है, वो चलो उस पर चर्चा करेंगे। एप्स्टीन एक यहूदी था। कौन? यहूदी, ज्यू। और आप जानकर के हैरान होंगे, एप्स्टीन का जो पूरा जीवन रहा है 1974 से लेकर के 2019 तक, जो इसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, ये सारे कारनामे बड़े ही खतरनाक टाइप के हैं और एक सस्पेंस पैदा करते हैं। यकीन नहीं होता कि एक आम आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। अर्थात क्या एप्स्टीन एक मोसाद का एजेंट था, इजराइल का एजेंट था, जो अमेरिका में इस तरह की गोटियां बिठा रहा था जिससे कि समय आने पर अमेरिका को अपने हिसाब से चलवाया जा सके? जी, आप कहेंगे अरे इजराइल और अमेरिका को चला ले। हो रहा है ऐसा। आपको पहले मैं कुछ तथ्य दिखाता हूं, उसके बाद में जेफरी की बात करूंगा और उसके बाद उन फोटोग्राफ्स की चर्चा करेंगे जो इस समय वायरल हैं। देखिए, पूरी दुनिया में जो ज्यूइश बिलियनियर्स हैं, यहूदी लोग जो इजराइल में बसते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं कहीं फैले हुए हैं। तो उसमें जो बिलियनियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूएस में रहते हैं, 160 बिलियनियर्स। अब तो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ये 2 साल पुराना मैप है। इतने तो इजराइल में नहीं रहते। इजराइल में भी आप देखोगे तो केवल 39 है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और मालिक यहूदी हैं। अगर ये सब यहूदी चाह लें कि हमें अमेरिका में बॉयकॉट करना है, तो रातों रात अमेरिका की जितनी भी ये कंपनीज चल रही हैं, इकोनॉमी है, सब ठप्प पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका को इजराइल को खुश करके रखना पड़ता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। देखिए, मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे, है ना। गूगल के फाउंडर और को फाउंडर दोनों यहूदी हैं, गूगल के। उसके बाद फेसबुक मेटा के मार्क जकरबर्ग यहूदी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पॉल एलन जो को फाउंडर हैं, वो यहूदी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। ओरेकल के को फाउंडर यहूदी हैं। इंटेल को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ एंडी ग्रोव यहूदी हैं। इंटेल सबने नाम सुना है। डेल, माइकल डेल यहूदी है। एनवीडिया, जो इनको कंफ्यूज किया जाता है यहूदी के तौर पर, लेकिन स्पष्ट नहीं है। पेपाल, जैसे हम यूपीआई चलाते हैं, पेटीएम वगैरह, उस तरह से इनके को फाउंडर यहूदी हैं। लिंक्डइन यहूदी हैं। ड्रॉपबॉक्स यहूदी। ये सब नाम आपने सुने होंगे। उसके अलावा फाइनेंस, बैंकिंग और अच्छा, इसमें चैट जीपीटी के जो सैम ऑल्टमैन हैं वो भी यहूदी हैं, चैट जीपीटी के फाउंडर। अब आप बताइए, सोचो, ये सब के सब मिलकर सोच लें कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हम जा रहे हैं अपने देश वापस। और यहूदियों में एकता बहुत होती है और यहूदी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप याद कीजिए, आइंस्टीन यहूदी थे। और जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो अंग्रेज़ों को यहूदियों का साथ चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि अगर यहूदियों का साथ मिल गया तो हम इंटेलिजेंस के मामले में डोमिनेट करेंगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने में आसानी रहेगी। सेम यहूदियों का साथ अंग्रेज़ों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी चाहिए था। इसलिए यहूदियों को इजराइल जैसा देश बसाने के लिए ज़मीन दी गई थी कि हम आपको ज़मीन दे देंगे, आप बस हमारा साथ दो। वो हम जिक्र कर चुके हैं कभी। तो दोनों वर्ल्ड वॉर में ज़रूरत थी यहूदियों की। देखिए, फाइनेंस बैंकिंग की बात करूं तो गोल्डमैन सैक्स, इसके मार्कस गोल्डमैन फाउंडर यहूदी हैं। लेमन ब्रदर यहूदी हैं। ब्लैक रॉक यहूदी। ब्लूमबर्ग सबने सुना होगा, जो रिपोर्ट निकालता रहता है, यहूदी। ठीक है। अब ये सिटी ग्रुप है, किसी ने सुना हो ना सुना हो, लेकिन ये भी यहूदी बैकग्राउंड से आते हैं। मीडिया की बात करें, वार्नर ब्रोस,
आप खुद देख लीजिए, इनके फाउंडर्स यहूदी। पैरामाउंट पिक्चर्स, हो सकता है ये किसी ने ना सुना हो, मैं ऐसी चीज़ों के नाम ले रहा हूँ जनरली जो हम सब ने सुनी होती हैं। ड्रीम वर्क्स शायद ना सुना हो, CBS लोगों ने ना सुना हो, कॉमकास्ट शायद ना सुना हो, लेकिन सुना हो तो अच्छी बात है। रिटेल, फैशन और कंज्यूमर ब्रांड्स की बात करें तो लेवाइस के फाउंडर यहूदी हैं। ठीक है जी, ये किसी ने नहीं सुना होगा, ये भी नहीं सुना होगा, द गैप भी नहीं सुना होगा, स्टारबक्स सुना होगा। स्टारबक्स के जो फॉर्मर CEO हैं वो भी यहूदी हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के इशारों पर कई बार क्यों चलता हुआ दिखाई देता है। और भी है क्या, लिस्ट है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो तावा इनके हैं, सोलोमन यहूदी हैं, फाइज़र यहूदी हैं। ऑटोमोटिव्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कुछ टेस्ला और GM के जो फाउंडर्स हैं इनको भी यहूदी बता दिया जाता है, पर ये यहूदी नहीं है, जैसे इलॉन मस्क यहूदी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इन जनाब की जो बड़ी चर्चा में हैं। इनकी पूरी एप्स्टीन फाइल इस समय ट्रेंड कर रही है वर्ल्ड में। अच्छा, आज खबर आई है कि एप्स्टीन फाइल्स में से कुछ फोटोग्राफ्स डिलीट कर दी गई हैं, करीब 16 जो डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित थी। तो बताया जा रहा है शायद डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई हो, अब वो पता नहीं। ठीक है, तो साहब हुआ क्या है, हुआ ये है, जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ओपन कर दिया है और इनको कई सीरीज़ में लाया जाएगा, एक के बाद एक आती रहेंगी। पहली 19 तारीख को आ गई है और इन फाइल्स में ऐसे क्या खुलासे हैं और एक आदमी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जिनके साथ बिल गेट्स भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जिनके साथ माइकल जैक्सन भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, यह आदमी इतना प्रभावशाली कैसे हो गया। अब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, देखिए एप्स्टीन जी, अब आपकी चर्चा करते हैं। एक मैंने पूरा सीरीज़ तैयार करी है जिससे कि आपको आसानी से समझाया जा सके। देखिए, कभी भी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, मैं आपको एज अ फ्रेंड समझा रहा हूँ, कभी भी कोई वीडियो आप देखते हो या सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं तो हमेशा उसे इस तरह से क्रोनोलॉजी में लिख लिया करें, और जब भी कोई चर्चा कर रहा हो जैसे मैं कर रहा हूं तो कोशिश करो आपको ये याद होता जाए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन याद रहती है ना उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में और आगे जा करके कलेक्ट करने में मज़ा आता है, और हम भूलते रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, देखो साहब, 1974 में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक लड़का, 21 साल का लड़का, एक स्कूल में नौकरी मांगने जाता है टीचर की। इसने स्कूल में यह बोला, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और मेरे पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट मैं नौकरी करना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये जो स्कूल था ये था डेल्टन स्कूल, और इसको डिग्री न होने पर भी, एक्सपीरियंस न होने पर भी नौकरी दे दी जाती है। वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है चलो हम तुम्हें नौकरी देते हैं। ये पहला पॉइंट है जिस पर शक होता है। ऐसे किसी को नौकरी कोई क्यों दे देगा, पहला पॉइंट। तो जिन जिन पॉइंट्स पर हमें शक हो रहा होगा हम उस पर गोला मार लेंगे। ये वो पॉइंट है जहां पर शक होता है कि इसे नौकरी मिल कैसे गई। ठीक है, शक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तब पता चलेगा कि ये आदमी नॉर्मल नहीं था, ये एजेंट था, या तो मुसाद का था, इजराइल का था, या 1% ऐसा भी लगता है कि रशिया का एजेंट ना हो, इजराइल का होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ये नौकरी कर रहा था, करते करते इसने क्या किया, टीचिंग के बजाय ये बच्चों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगा, वहाँ की लड़कियों में, उनके साथ पार्टीज़ कर रहा है, उनके साथ एंटरटेनमेंट कर रहा है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, जिसके बाद स्कूल के डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि इनको अब स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस बीच क्या होता था कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो कईयों के पेरेंट्स आते थे, उन्हीं में से एक पेरेंट आते थे जिनका नाम था एलन ग्रीनबर्ग। ये इन्वेस्टमेंट बैंक में बड़े पद पर थे। तो ये व्यक्ति इससे ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, किससे, एप्स्टीन से। तो जब नौकरी से निकाल दिया गया था 1976 में, तब एलन ग्रीनबर्ग ने कहा कि एप्स्टीन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ, तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव के पद पर रखता हूँ। तो स्कूल से निकले, इन्वेस्टमेंट बैंक में पद पर पहुंच गए। हो सकता है इनको इम्प्रेस कर लिया हो, रख लिया। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया और 4 साल के अंदर अंदर यही एप्स्टीन इसी बैंक में लिमिटेड पार्टनर बन गया। ठीक है साहब, लेकिन कुछ नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन इन्होंने किया, जिसके चलते 1981 में यूएस सिक्योरिटी एक्ट के रेगुलेशन डी के तहत इसको यहां से बाहर कर दिया गया। यानी कि यहां भी बाहर हो गया क्योंकि कुछ नियम का पालन नहीं हो रहा था।
अब एप्स्टीन हो गए बिल्कुल बेरोजगार, लेकिन एप्स्टीन अब तक पैसा कमा चुके हैं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करके। इसके बाद एप्स्टीन ने खुद की अपनी कंपनी बना ली 1981 के आसपास। इतना आपके दिमाग में बैठ गया? पहले टीचर था, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया, वहाँ से निकाल दिया गया, फिर अपनी कंपनी बना ली छोटी सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये लंदन चला गया। सवाल ये उठता है लंदन क्यों गया, और एकदम से जाके वहां पर एक तस्कर से क्यों मिलता है जो तस्करी करता था? ये पॉइंट है कि अचानक से लंदन क्यों गया, पता नहीं। चलो खैर, लंदन गया जहां पर इसे अदनान खशोगी से मुलाकात करने को मिलती है। और ये जो खशोगी है यही है अदनान खशोगी। ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये आदमी सऊदी अरेबिया का था, लंदन में रहकर ये काम कर रहा था। ये आर्म्स की डीलिंग करता था और ये व्यक्ति आर्म्स की तस्करी करता था एक तरीके से। और इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में एक तरीके से एक ब्रिज का काम करता था। एक दलाल के टाइप का था ये, जो तीनों देशों में एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा था। ये इजराइल से ईरान आर्म्स की तस्करी कराता था और इजराइल से इराक आर्म्स की तस्करी कराता था यूएस के कहने पर। शायद कुछ ऐसा चल रहा होगा कि इराक और ईरान को हथियार पहुंचाओ पहले और फिर उनको इजराइल से लड़वाओ या बाकी देशों से लड़वाओ या आपस में लड़वाओ। क्या था क्या नहीं था नहीं पता, लेकिन ये आदमी यूएस से भी जुड़ा हुआ था, इजराइल से भी जुड़ा हुआ था, ईरान से भी जुड़ा हुआ था। और इस आदमी से जाकर के मिलता है हमारा एप्स्टीन। जाने क्यों? अच्छा, एप्स्टीन जब इससे मिलता है तो ये इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उससे कि एप्स्टीन को अपना वेल्थ मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर बना देता है। अब बताइए, इसने उसे अपना मैनेजर बना लिया, फाइनेंस मैनेजर वो भी। ये दूसरा पॉइंट है जहां पर हमें डाउट होता है कि इस आदमी को इतना क्या इंटरेस्ट आ गया उसमें कि अपने इस गोरख धंधे का वेल्थ मैनेजर बना दिया। और ये आदमी भी इजराइल यूएस से जुड़ा हुआ है और एप्स्टीन भी, जाहिर सी बात है, हमें लग रहा है कि इजराइल से जुड़ा होगा और यूएस का तो वो काम कर ही रहा था। अचानक से वेल्थ मैनेजर बना देना एक शक पैदा करता है। इसी बीच क्या होता है, लंदन में ही ये पाया जाता है कि ये एप्स्टीन के पास एक फेक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट भी है। फेक नाम से है, एप्स्टीन नाम से नहीं है, किसी दूसरे नाम से है। और जब ये पकड़ा गया, मतलब कई जगह जब ये बात खुल गई कि इसके पास फेक पासपोर्ट है, तब इसने एक बात कही इन लोगों से कि मैं एक सीआईए का एजेंट हूं जो सीआईए का वेल्थ मैनेजमेंट करता है। सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी। जब उसने कहा कि मैं सीआईए का एजेंट हूं तो कुछ लोगों को लगा कि यार हो भी सकता है, यार जिस हिसाब से ये आदमी होशियार है, जिस हिसाब से चीज़ें कर पा रहा है, हो सकता हो। तब इससे प्रभावित होकर के इसको एक व्यक्ति और मिलता है जिसका नाम था स्टीवन हॉफनबर्ग। ये आदमी एक्चुअल में टावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनी में काम करता था, एक तरीके से बड़े पद पे था। ये आदमी जेफरी एप्स्टीन को लेकर के ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी में चला जाता है और वहां पर एक अधिकारी से मिलवाता है, कहता है कि सीआईए के एजेंट है। उस अधिकारी की ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी की एप्स्टीन से पता नहीं ऐसी क्या बात होती है कि वो अधिकारी एप्स्टीन को कोई काम सौंप देता है। तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब एप्स्टीन ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी काम किया था। फिर हैरान कर देने वाली बात आती है, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स पर इसको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, एक आम आदमी को तो नहीं दी जा सकती। एक आम आदमी क्या, बहुत खास आदमी को नहीं दी जा सकती। आप समझ रहे हैं ना बात को? स्कूल में काम करता था, निकाल दिया गया, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया, फिर अपनी कंपनी बना ली। उस कंपनी का कोई मतलब नहीं था। लंदन आ गया, लंदन में आकर के आर्म्स का जो तस्करी करता था उससे मिला, उसका मैनेजर बन गया। धीरे धीरे पता चला कि इसने अफवाह उड़ा दी कि मैं सीआईए का एजेंट हूं, तो उसके बाद इसे फिर ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी से मिलवा दिया गया, जिसने भी इसको काम सौंप दिया। जाने क्या काम कर रहा था, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है साहब। फिर लेट 80s में, ये 1987 की बात है, जब इसे ये स्टीवन हॉफनबर्ग टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी का कंसल्टेंट बना देता है। और ये कंपनी बड़े स्तर पर एक पैसे का वो कर रही थी, आदान प्रदान। जैसे चिट फंड कंपनी होती है ना, बड़े स्तर पर पैसा लिया फिर उसको जैसे शेयर मार्केट में जैसे होता है उस तरह से काम करती थी। और 1993 में इस कंपनी ने पता नहीं क्या ऐसा
घपला घोटाला किया जिससे यूएस में बड़े स्तर पर लोगों के पैसे डूब गए और लगभग $450 मिलियन का यूएस में क्राइसिस आ गया था इस कंपनी के कुछ गड़बड़ घोटाले के चलते। इसके बाद इस कंपनी को जब्त कर लिया गया। लेकिन आप जानकर के हैरान होंगे, इससे पहले कि ये क्राइसिस आता यूएस में, जेफरी एप्स्टीन ने ये कंपनी ही छोड़ दी थी। यानी जब जेफरी एप्स्टीन को पता था कि ये कंपनी कुछ घोटाला करने वाली है, फिर शक पैदा होता है। तो ये आदमी ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा ही तगड़ा इंटेलिजेंस अपने पास रखता है। आगे देखिए, फिर लेट 80s में ही तभी उसी वक्त जिस समय ये कंपनी ज्वाइन करी थी, उसी वक्त इसकी मुलाकात होती है लीजली वैक्सनर से। लीजली वैक्सनर, अब ये एक दूसरा करेक्टर है, इसको भी देखो। चलो मैं बताता हूं। ये उस समय सीईओ था विक्टोरिया सीक्रेट का। विक्टोरिया सीक्रेट एक तरीके से लॉन्जरी ब्रांड है और बड़े स्तर पर ये पहले फैशन के शोज़ भी कराती थी, इनरवियर्स भी इसके आते थे और बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। उसका सीईओ था और साथ ही इसकी अपनी भी एक कंपनी थी वैक्सनर फाउंडेशन, जिसका ये मालिक था। कौन? लीजली वैक्सनर। अब एक चीज़ और देखो, लीजली को लेक्स वैक्सनर भी बोलते हैं। ये लीजली वैक्सनर से जब लेट 80s में मिला था एप्स्टीन, तब वैक्सनर के, ध्यान से देखना यहां पे लिखा है, वैक्सनर के फाइनेंशियल एडवाइजर हेरोल्ड लेविन ने वैक्सनर से कहा था कि ये जो एप्स्टीन है ये मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहा है, आप इससे दूरी रहना। बावजूद इसके वैक्सनर ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात को नकार दिया, इग्नोर कर दिया और एप्स्टीन से दोस्ती कर ली और उसके साथ धीरे धीरे व्यापार को आगे बढ़ाने लगा और इस लेवल की दोस्ती कर ली कि उसे अपनी कंपनी वैक्सनर फाउंडेशन का डायरेक्टर बना दिया 1995 में। यह एक और बात है जो हैरान करती है। लीजली वैक्सनर का फाइनेंशियल एडवाइजर मना कर रहा है कि तुम इससे दूर रहो, एप्स्टीन से ठीक आदमी नहीं लग रहा, बावजूद उसके वैक्सनर उसके करीब जाता है, उसे 1993 में अपनी कंपनी में रखता है और 1995 में डायरेक्टर बना देता है। और ये एप्स्टीन इस कंपनी से 2007 तक जुड़ा रहा। अब फिर देखिए हैरानी की बात, बड़े बड़े पॉइंट्स पर जाकर के लोग इसे उठा रहे हैं। अब क्या होता है, खेल स्टार्ट होता है यहां से। ये जो विक्टोरिया सीक्रेट है ये फैशन शोज कराता था और यहीं से इस एप्स्टीन ने लड़कियों से संपर्क साधना स्टार्ट किया। ये वो पॉइंट था जहां से लड़कियां मिलने लगी, दिखने लगी, संपर्क होने लगा। इसने लड़कियों से बात करना स्टार्ट किया, कम उम्र की लड़कियों को फंसाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनके साथ असॉल्ट स्टार्ट किया, छेड़छाड़। और तब जाकर के पहली बार 1996 में इसके ऊपर एक केस हुआ था। एक लड़की ने केस कर दिया था कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है। वो अच्छा प्रभावशाली इतना था, वो केस वहीं के वहीं दब गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसे। इसके बाद इसकी एक महिला मित्र बनी। इस महिला मित्र का नाम था घिस्लीन मैक्सवेल। ये घिस्लीन मैक्सवेल और ये एप्स्टीन ने दोनों ने मिलकर के एक आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जॉन्स आइलैंड, जो कैरिबियन आइलैंड्स में से एक छोटा सा आइलैंड है। और ये देखिए, ये छोटा सा आइलैंड इसने खरीदा, इस पूरे आइलैंड को ऐसा बना दिया एकदम पार्टी करने लायक, मजे करने लायक। पूरे आइलैंड में बड़ी रहने की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल है, एक तरीके से आप समुद्र किनारे बैठना चाहें तो वहाँ पे व्यवस्था है, सारा कुछ एकदम वीआईपी कर दिया। और इस पूरे आइलैंड में वायरिंग कर दी। वायरिंग के तहत कहीं कहीं कैमरे छुपा दिए, कहीं कहीं माइक्रोफोन छुपा दिया, जिससे कि हर एक चप्पे की, हर एक कोने की जानकारी इसे मिलती रहे। अब एक चीज और देखिए, अच्छा इसके साथ ही इसने, ये आइलैंड के साथ ही इसने एक विमान भी खरीदा था, बोइंग विमान था। इसका नाम इसने रखा था लोलिता। लोलिता क्या है? 1952 में एक रशियन नॉवल था लोलिता, उसके नाम पर रखा था। ये रशियन नॉवल देख रहे हैं आप। इसके पास विमान आ चुका है, आइलैंड आ चुका है। आइलैंड कहाँ था ये भी मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। ये देखिए,
ये आपको कैरिबियन आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर एक छोटा सा आइलैंड था डोमिनिका के बगल में, यहाँ पर इसने खरीदा था। इसके बाद इसने क्या किया, अपनी ये प्रेमिका के साथ मिलकर के बड़े बड़े लोगों के साथ और संपर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर बड़े बड़े लोगों को पार्टी कराने के लिए, मज़े कराने के लिए, अय्याशी कराने के लिए ये यहाँ से अपने विमान में भर के यहाँ लाता था और अपने इस आइलैंड पर सबको मज़े कराता था। समझ गए आप? अब मैं बताता हूँ इस अपनी महिला मित्र के साथ इसने इतने संपर्क साध कैसे लिए। इसकी जो ये महिला मित्र थी, इस महिला मित्र का जो पिताजी था, रॉबर्ट मैक्सवेल शायद उसका नाम था, वो पिताजी ब्रिटेन में सांसद रह चुका था और बाद में वो उसकी सांसदी चली गई थी, लेकिन इतना प्रभावशाली था कि उसके मरने के बाद भी उसके नाम से इसने कई बड़े बड़े लोगों के साथ अपना संपर्क साधा, उठना बैठना साधा और उन लोगों के साथ एप्स्टीन को भी मिलवाया। और वहीं से एप्स्टीन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से मिलने लगा, बड़े बड़े बिलियनियर से मिलने लगा और सबको ये विश्वास दिलाने लगा कि देखो भाई मैं तो ऐसे ही मज़े करता हूँ, सारी सुविधाएं देता हूँ, किसी को अगर आना हो तो मेरे साथ आ सकता है। वहीं से लोग इसके साथ आने लगे और ये कल्ट बन गया, एक प्रभावशाली नाम बन गया यूरोप के कुछ देशों में और यूएस में। और लोग इसके साथ जाने को, इसके साथ एंजॉय करने को, इसके साथ पार्टी करने को एक सेंस ऑफ ग्लैमर मानने लगे, एक सेंस ऑफ प्राइड मानने लगे। उन लोगों को ये लगने लगा कि अगर हमने ये नहीं किया तो फिर क्या किया। जैसे आजकल लोगों के पास आईफोन 17 प्रो मैक्स हो अगर, तो उन्हें लगता है कि कुछ हाँ उपलब्धि है। उसी प्रकार से बॉलीवुड में देखो, अगर कोई करण जौहर की पार्टी में चला जाए तो उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। लोग करण जौहर की पार्टी में जाएं तो एक फ़ोटो खिंचा करके डालना पसंद करते हैं कि तो हम करण जौहर की पार्टी में आए हैं। बड़े बड़ी जगहों पर होती है पार्टीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी होती हैं। तो उस तरह से ये कल्ट बन गया, लोग इसके साथ आकर के पार्टी करने लगे। अब जब पार्टी करने लगे तो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि लोगों ने फोटोग्राफ्स भी खिंचा लिए। उनको विश्वास था इसके ऊपर। कई बार लोगों ने फोटोग्राफ इसलिए खिंचवाए ताकि अपने दोस्तों को दिखा सकें, और कई बार फोटोग्राफ इसके खुफिया कैमरा ने खींचे। वो सारे फोटोग्राफ इकट्ठे होते रहे और वो सब इसके पास कलेक्शन तैयार हो गया था। वही अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल के रूप में। अब आगे देखिए साहब, जब ये अपने इस पूरे आइलैंड पर लोगों को अय्याशी कराने लगा तो ये आइलैंड पर करता अय्याशी होती कैसे थी? क्या शराब पीने से? ना, ये यूरोप से लड़कियों को यहाँ पर तस्करी करवाता था, और ऐसी लड़कियाँ जो नाबालिग हैं, 18 साल से कम हैं। कैसे करवाएगा? किसी तरह से अपनी प्रेमिका से कहेगा कि तुम कुछ लड़कियों को लेकर के आओ। किसी तरह से यहाँ पर जो गरीब लड़कियाँ हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, तो उनको काम के लालच में लेकर के आएगा। फिर उनसे बोलेगा तुम यहाँ आओ, बड़े बड़े लोगों से तुम्हारा उठना बैठना करवाऊंगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी, ऐसा वैसा। जब उठना बैठना होगा तो उन लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या होगा। आज भी देखिए बॉलीवुड में कई ऐसी लड़कियाँ जो एक्ट्रेस बनने के तौर पर जाती हैं तो उनके साथ न जाने क्या क्या होता है। ऐसी कई खबरें आती हैं, खुलेआम तो किसी का नाम सामने नहीं आता, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। ऐसा ही यहाँ होने लगा। जब कोई एक लड़की आ गई, उसके साथ ऐसा हो गया, उसे कुछ पैसे भी दे दिए गए, तो फिर उससे बोला गया कि तुम भी एक लड़की और लेकर के आओ, उसका तुम्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। वो और लेकर के आने लगी। फिर इस प्रकार की नाबालिग लड़कियों का ये अड्डा बन गया जिनके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ होती थी और सब कुछ होता था। इसी पूरे खेल में शराब, शबाब, अय्याशी सब चल रहा था, और ये इस चीज़ की पहचान बन गई थी कि इस आइलैंड पे तो कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहता। यूएस से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, फिर यूएस से डोनाल्ड ट्रंप भी आने लगे, बड़े बड़े बिल क्लिंटन आने लगे, माइकल जैक्सन को भी देखा गया। आप कहोगे ये तो बड़े बड़े लोग थे। ये बड़े बड़े लोग थे, बिलियनियर थे, पैसे वाले थे, लेकिन कोई डोनाल्ड ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थोड़ी थे। बिल गेट्स उस समय पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी थोड़ी था। उस समय ये सब ठीक है, एक स्तर पे थे, लेकिन उसके बाद ये टॉप पे तो अब पहुँचे ना। इनको क्या पता होगा कि हम किसी दिन राष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये बवाल हो जाएगा। इन्होंने सोचा होगा हम सब बिलियनियर हैं, ऐसे मौज मस्ती करो। विजय माल्या को देखो, ललित मोदी को देखो, उनकी फ़ोटो आजकल आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, किस तरह से पार्टी कर रहे हैं लंदन में, किस तरह से मौज कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। इसी तरह से बिलियनियर्स उड़ाते हैं, अब उनमें से कुछ बड़े बन जाते हैं। ठीक है जी। अब साहब हुआ क्या, जब यहाँ पर लड़कियाँ आने लगी, छोटी छोटी लड़कियों को बहला करके उनके साथ अलग अलग हरकतें की जाने लगी, तो उनमें से कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया। और पहली बार जब एक 14 साल की लड़की ने, उसके माँ बाप ने जाकर के कंप्लेंट करी कि भाई हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया गया है, तब जाकर के 2005 में पहली बार इस एप्स्टीन के ऊपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और 2006 में इसे अरेस्ट कर लिया गया।
ठीक है साहब। अरेस्ट करने के साथ साथ फिर इस पर FBI की इन्वेस्टिगेशन बैठी 2006 में। इतना प्रभावशाली था, अरेस्ट होते ही छूट जाता था, अरेस्ट होते ही छूट जाता था। आगे देखिए, अगला पॉइंट आएगा जिस पर हमें डाउट होगा। 2007 में इस पूरे मामले पे कोर्ट ने फैसला दिया, जो वहाँ की फेडरल कोर्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ मान लो एक सुप्रीम कोर्ट होती है जो पूरे देश की है मान लीजिए, और एक हाई कोर्ट होती है जो किसी प्रदेश की होती है। यूएस में क्या होता है, देश के स्तर पर जो कोर्ट होती है फेडरल कोर्ट, अगर उसने माफ़ कर दिया और अगर स्टेट वाली कोर्ट ने माफ़ नहीं किया तो आपको सज़ा हो जाएगी। तो वहाँ स्टेट के नियम अलग हैं, पूरे देश के नियम अलग हैं। तो आपको स्टेट की कोर्ट से भी बचना होगा, देश की कोर्ट से भी बचना होगा। तो होता यह है कि जो 2007 में जब पूरे देश की फेडरल कोर्ट में जब इसका केस चल रहा होता है, तो वहाँ पर पता नहीं क्या होता है, दोनों वकील आपस में बातचीत करके इस केस को वहीं के वहीं बंद कर देते हैं और इसको रिहा कर दिया जाता है, इसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। लेकिन 2008 में स्टेट वाली कोर्ट इसे छोड़ती नहीं है, वो चार्जेस इस पर लगा देती है और चार्जेस के तहत फिर इसे सजा सुनाई जाती है। सजा क्या सुनाई जाती है? 18 महीने की जेल। और जेल भी ऐसा नहीं कि जेल में ले जाकर के डालेंगे, जेल का मतलब हाउस अरेस्ट, इसको इसके घर में ही रखा जाएगा और अपने घर में ये रहेगा। लेकिन इसे 12 घंटे की छूट है, ये सुबह घर से बाहर जा सकता है, शाम को घर के अंदर आ सकता है। जा भी इसलिए सकता है काम के सिलसिले में, नौकरी वोकरी कुछ काम वाम करना हो तो काम के सिलसिले में जा सकता है, फिर शाम को इसे घर आना ही पड़ेगा। बड़ा अच्छा जेल है साहब, देख रहे हैं, यूएस का कानून इसके सामने झुका हुआ है। तो ये अगला पॉइंट है जिस पे हमें डाउट होता है, ये किस तरह की जेल है ये। ठीक है, आगे देखिए, 2009 में ये 18 महीने का जेल छूट जाती है इस पर। इसके बाद एक लड़की थी वर्जीनिया रॉबर्ट, उसके बाद 2009 में ये केस कर देती है इसके ऊपर और इसका केस लंबा चलता है। अच्छा, इस बीच क्या होता है, इंटरनेट पूरी दुनिया में छा जाता है, सोशल मीडिया साइट्स भी आ जाती हैं, यूएस में तो और तेजी से चल रही थी वो, फेसबुक वगैरह सब आ जाते हैं, तो इसका मामला गर्मा जाता है। यहाँ ये बहुत आसानी से नहीं बच पाता। 2009 से इसका वर्जीनिया का जो केस इस पर चलता रहता है, ये अगले 3, 4, 5 साल तक चलता ही रहता है, ये सिलसिले में कोर्ट के चक्कर काटते ही रहता है और फिर धीरे धीरे इसका केस दब जाता है। 2014 के आसपास रफा दफा हो जाता है। फिर 14 से 18 तक ये जो एप्स्टीन है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। 18 में ये वापस न्यूज़ में आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति थे, तो वो कोई जिक्र छेड़ देते हैं इसका, और उनका जो सेक्रेटरी था वो इसके साथ किसी संलिप्तता में पाया जाता है। तो वहाँ से ये फिर से चर्चा में आता है 2018 में, और फिर तेज़ी से यूएस में इसके बारे में बात फैलती है, और जब फैलती है तो मीडिया में दवाई नहीं दब पाती, क्योंकि इंटरनेट चरम सीमा पे था, सारी चीज़ें चरम सीमा पे थी। अब इसकी जुगाड़ पानी काम नहीं कर रही थी। जब इसकी जुगाड़ पानी सब फेल हो गई और ट्रंप को भी लगा होगा कि शायद ये मेरे लिए भी खतरा बन सकता है, तो 2019 में फाइनली इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और वैसी जेल में डाल दिया जाता है जो यूएस में प्रॉपर जेल होती है। लेकिन ये बोला जाता है कि इसके साथ एक कैदी और भी रखा जाएगा। इसकी जेल के बाहर पहरेदारी लगातार होगी, हर 3 मिनट में कम से कम इसकी जेल के बाहर से गुजरना होगा पहरेदारों को, और कैमरे लगातार चालू रहेंगे जो इस पर नज़र रखेंगे। अगस्त 2019 की बात है, अचानक कैमरे बंद हो जाते हैं। अचानक इसका जो कैदी था इसके बगल, इसके साथ जो सोता था, उसको एक दिन पहले किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैमरे बंद हो जाते हैं और जो पहरेदार होते हैं उनको नींद लग जाती है और पाया जाता है कि ये मर गया। जब कैमरे दोबारा चालू हुए, जब सब लोग आए होंगे तो देखा कि ये मर गया, तो बोला जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली। अब देख रहे हैं, बड़ी रोचक आत्महत्या है। एक दिन पहले इसका कैदी बाहर दूसरे जेल में पहुंचा दिया गया, कैमरे भी खराब हो गए, उनको भी नींद लग गई और ये भी आत्महत्या कर लेता है। ये अगला पॉइंट है जहां पर डाउट होता है। इसके बाद इसकी जो प्रेमिका थी मैक्सवेल, उस पर 2020 में केस ठोका जाता है, उस पर केस चलता है। 2021 में उसे दोषी मान लिया जाता है और 2022 में उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है कि इस तरह के पूरे रैकेट में तुम शामिल थी, इसलिए तुम्हें सजा सुनाई जाती है। हैरानी की बात यह है कि एप्स्टीन के साथ जो जो लोग जुड़े हुए थे, देखो एप्स्टीन के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनमें से ज़्यादातर मर गए। ये जो जुड़ी हुई थी ये जेल चली गई 20 साल के लिए। ये जो वैक्सनर है ये जिंदा है अभी, ठीक है। बाकी स्टीव हॉफनबर्ग मर गया है, ये अदनान खशोगी मर गया है और एलन ग्रीनबर्ग मर गया है, सब मर गए और ये खुद भी मर गया है। यानी कि
जरूर कोई ना कोई मामला ऐसा था कि यूएस को, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तो वहां पर धीरे से निपटा दिया गया। जैसे रशिया में होता है कि आप पुतिन के खिलाफ कुछ बोल दें तो अचानक फिर आप छत से गिर जाते हैं, कभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कोई दवाई आपको रिएक्ट कर जाती है और आप अचानक मर जाते हैं। ऐसे ही कुछ यूएस में हुआ। अब साहब इसकी फाइल्स को खोला जा रहा है। खोला जब जा रहा है तो कुछ फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स ने तहलका मचा दिया है। जैसे बिल क्लिंटन, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनकी फ़ोटो, ये पता नहीं कौन है, एक लड़की के साथ है, लड़कियों के चेहरे ढके हुए हैं, ठीक है। उसी साथ ये देखो बिल क्लिंटन और ये एप्स्टीन, बिल क्लिंटन लड़की, बिल क्लिंटन यहाँ पड़े हुए हैं, बगल में लड़की पड़ी हुई है, ये बिल क्लिंटन है, बगल में लड़की है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसके साथ देखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये लड़की है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एक और फोटो, इवांका के, इनकी जो वाइफ है वो है। डोनाल्ड ट्रंप की एक और फोटो कुछ बच्चों के साथ और एप्स्टीन के साथ। ये बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने तो ये फोटो ऐसा लग रहा है खिंचाई है दुनिया को ये दिखाने के लिए या अपने साथियों को दिखाने के लिए कि देखो मैं एप्स्टीन की पार्टीज में जाता था। ये बिल गेट्स हैं, आप देख लीजिए। ये आपके माइकल जैक्सन एप्स्टीन के साथ, ठीक है जी। और ये पता नहीं कौन है। कुछ फोटोज ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से उजागर नहीं किया है। जैसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको ब्लैक कर दिया गया है, ये पूरी तरह से उजागर नहीं किया है, ठीक है। अब ये फोटोज़ हैं, इसमें कई चीज़ें ढक दी गई हैं, उजागर नहीं किया है, पता नहीं इनमें से क्या सच्चाई है। ये फोटोज़ है, इसमें काफ़ी कुछ ढक दिया गया है। तो कईयों का कहना ये है कि अभी आपने पूरी तरह से उजागर नहीं किया है, ये आधी चीज़ें खोलने का क्या मतलब है, सारे डॉक्यूमेंट्स खोलिए, सारी सच्चाई लेकर के आइए। कई लोगों का कहना है कि ये तो ट्रेलर है, अभी आप देखो आगे आगे क्या होता है। कई लोगों का कहना है कि कई देशों की सरकारें हिल जाएंगी। हमारे देश में भी लोग कह रहे थे कि 19 तारीख को मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। भाई मोदी की कुर्सी क्यों हिलेगी? मोदी कौन से वहाँ जा रहे थे इनके आइलैंड पे? जो भी होगा, मगर आप ये जानिए कि दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो बहुत सोच समझ के होती है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बड़ा नेचुरल है। हो सकता है इजराइल ने अपना जासूस बिठाया हो सकता है इजराइल ने जानबूझ करके ऐसे समीकरण बिठाए हों कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बने। हो सकता है ये काम पुतिन ने करवाया हो सकता है रशिया के पास भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जिसकी वजह से अमेरिका पुतिन से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता है। अब कभी भी गौर करना, पुतिन के बारे में अमेरिका जब चाहे जो चाहे कर सकता है। काफ़ी ताकत है अमेरिका के पास, लेकिन पुतिन को छिड़ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पुतिन के पास हो सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जो अमेरिका को हिला दें। और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि अभी किसकी सरकार है, आने वाले 10-20 साल में संभावित कौन कौन से चेहरे हैं जो यूएस के राष्ट्रपति बन सकते हैं, आने वाले 10-20 साल में पुतिन के बाद कौन कौन से चेहरे हैं जो रशिया के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मोसाद इजराइल जब भी गेम खेलता है तो कदम कदम पर ऐसी बिसात बिछाता है कि उसके अकॉर्डिंग ही खेल होता जाता है। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको पीले रंग में बॉक्स बना करके दिखाई थी, ये सारे वो लोग थे जो रोकने पर भी, मना करने पर भी एप्स्टीन को अपने साथ जोड़े चले जा रहे थे और उसको और 2 कदम आगे बढ़ा दे रहे थे। क्या ये लोग भी मोसाद के एजेंट थे? क्या ये लोग भी इजराइल के इशारे पे काम कर रहे थे? क्या इजराइल के पास इन लोगों की भी कोई खुफिया जानकारी थी जिससे इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या था ऐसा? नहीं पता। लेकिन ये नेचुरल नहीं था। आज भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों के बारे में और कुछ पता हो दुनिया को। इस तरह से जियोपॉलिटिक्स चलती है बड़े बड़े देशों की। बिसात बिछाई जाती है, तैयार किया जाता है कि आज के 10 साल बाद इस देश के इस राष्ट्रपति से ये फैसला करवाना है, इसलिए आज से ही फील्डिंग सेट करना स्टार्ट कर दो। ये खेल होता है साहब। उम्मीद है मैं आपको एप्स्टीन फाइल समझा पाया हूँगा। उम्मीद है जेफरी एप्स्टीन के बारे में आपको बता पाया हूँगा। और उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स नॉर्मली नहीं होती है। इसमें से काफ़ी कुछ ऐसा है जो बिसात बिछाई जा चुकी है। अब आप देख लो रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है, वो रशिया ने बिसात बिछाई है पूरे यूरोप को बर्बाद करने के लिए। आने वाले समय में पता चलेगा। देखते हैं, खैर जो भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।